हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर हम सीपीसी पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। सर जो एम्प्लॉइज पे, स्टाफ पे, वर्कर्स पे पैसा खर्च किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये दो प्रकार के होते हैं सर, ये एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक डायरेक्ट होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। एक डायरेक्ट होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। एक बार बुक से रीड कर लेते हैं, फिर देन आफ्टर समझने की कोशिश करते हैं। कहता है एम्प्लॉय बेनिफिट मींस द पेमेंट टू एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। किसके बेनिफिट के लिए खर्चा कर रहे हैं हम? एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए खर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजेस, सैलरी, बोनस। वेजेस, सैलरी, एक बात याद रखना, वेजेस हमेशा वर्कर को देते हैं और वर्कर फैक्ट्री में होता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी हमेशा एम्प्लॉय को देते हैं, सैलरी हमेशा एम्प्लॉइज को देते हैं। एम्प्लॉय हमेशा ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जॉब करते हैं और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। मतलब वेजेस उस वर्कर को देते हैं जो हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहा होता है और वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, तो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। ठीक है। आगे जो सैलरी देते हैं वो स्टाफ को देते हैं और स्टाफ कभी प्रोडक्शन नहीं कर रहा होता, वो हमेशा क्या कर रहे होते हैं? इनडायरेक्ट जॉब कर रहे होते हैं। जैसे कि ऑफिस में होंगे, कॉर्पोरेट ऑफिस में होंगे, हमारे अकाउंटेंट होंगे, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, हमारे सेल्स पर्सनल होंगे, हमारी सेल्स की टीम होगी, हमारी मार्केटिंग की टीम होगी, हमारी फाइनेंस की टीम होगी, हमारी टैक्सेशन की टीम होगी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम होगी, हमारी कॉर्पोरेट ऑफिस की टीम होगी। कुछ भी डायरेक्टर, सीएफओ, सीईओ, कंपनी की टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो सब कौन है? इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज जो सैलरी लेते हैं। और वर्कर कौन है? जो हमारा भगवान है। भाई साहब सच में भगवान है। यदि प्रोडक्शन ना करे ना तो वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजमेंट्स घूमते रहते हैं ना, ऐश करते हैं, वो सब इन्हीं के दम पे कर रहे होते हैं इस वर्कर की बेसिस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Shown in the notes to accounts, employee benefits and the total amount is to be shown in the face of statement of P&L against the employee benefit। वो कह रहा है जितने भी एम्प्लॉइज और स्टाफ पे खर्चा किया जाता है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाके डेबिट कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। एक्सपेंसेस डिटेल्ड टू द नोट्स टू द अकाउंट्स ऑन द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मे बी फर्दर शोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं या क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूं, जो हम वेजेस दे रहे हैं, जो हम बोनस दे रहे हैं, जो हम लीव एनकैशमेंट्स दे रहे हैं, वो सारी की सारी डायरेक्ट एक्सपेंस है जो हम वर्कर को दे रहे हैं, वर्कर को। जो हम स्टाफ को दे रहे हैं, सैलरी, बोनस, लीव एनकैशमेंट्स, और दो चीजें हो रहा है बेटा, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, और एक लास्ट हो रहा है एम्प्लॉय कंपनसेशन, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। इसे बोलते हैं ESOP। क्या बोलते हैं? ES कंपनसेशन एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय के कंपनसेशन एक्सपेंस जो है, इसका मतलब यदि आप वर्कर को, जो हमारे फैक्ट्री में मशीन पे काम कर रहा है, हमारी फैक्ट्री में मशीन पे काम कर रहा है, उसको वेजेस दो, उसको बोनस दो, उसको लीव एनकैशमेंट दो, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। यदि आप किसी एम्प्लॉय को, जो हमारे ऑफिस में, हमारी ऑफिस में अदर देन फैक्ट्री कहीं भी काम कर रहा है हमारे लिए, तो वो कौन है बेटा? हमारा स्टाफ है। स्टाफ को क्या देते हैं? सैलरी। सैलरी के साथ साथ उसे क्या देते हैं? बोनस देते हैं, लीव एनकैशमेंट, छुट्टी के अगेंस्ट पैसा देते हैं। जो वो छुट्टी मैंने आपको पहले बताया था, यदि छुट्टी करनी थी उसने नहीं करी और उसके बदले में हम उसे पैसे दे देते हैं, तो लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर, एम्प्लॉय कंपनसेशन, ये सारे के सारे खर्चे, ये सारे के सारे खर्चे क्या कहलाते हैं बेटा? ये सारे के सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर बच्चे कंफ्यूज, सर ये बोनस और लीव एनकैशमेंट तो दोनों में ही आ रही है। अब समझो,
यदि वर्कर को बोनस और लीव एनकैशमेंट दे रहे हैं तो डायरेक्ट, पर किसी एम्प्लॉय को, स्टाफ को दे रहे हैं तो फिर क्या होगा बेटा, मतलब वर्कर को देंगे तो डायरेक्ट और एम्प्लॉय को देंगे तो इनडायरेक्ट। बात समझो। अब बच्चे का क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। बच्चा कह रहा है सर सिर्फ बोनस लिखा हुआ है, क्या मानूं? तो आप यदि साइलेंट है या तो वो बता दे कि वर्कर को दे रहे हैं कि एम्प्लॉय को दे रहे हैं। वर्कर को दे रहे हैं बोनस और लीव एनकैशमेंट्स तो डायरेक्ट है, और स्टाफ को दे रहे हैं, एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट है। पर यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो सर हम उसे इनडायरेक्ट मानेंगे। तो लिखो इसके नीचे एक लाइन, इफ बोनस एंड लीव एनकैशमेंट्स आर साइलेंट देन वी ऑलवेज assume that it is to be paid to the employee or staff. So therefore it is to be considered as indirect expense. आगे लिखो सब्जेक्ट टू नोट, मतलब आप सेफर साइड में रहने के लिए, बचे रहने के लिए नीचे नोट दे देना कि देखो जी बोनस और लीव एनकैशमेंट साइलेंट है, इसलिए मैं मान रहा हूं कि वो हमने किसी एम्प्लॉय को दिया होगा, और एम्प्लॉय सैलरी लेता है, वो फैक्ट्री में काम नहीं करता, वो इनडायरेक्ट पार्ट है, तो इसलिए हम उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट मान रहे हैं, हम उसे डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं मान रहे। मतलब मैडम के मन में कोई कंफ्यूजन होगी तो आपका नोट पढ़ के दूर हो जाएगी कि बच्चे को सारी बात अच्छे से पता है, बच्चे को सारी बात अच्छे से पता है। नोट दे दो कि मैडम की भी कंफ्यूजन दूर हो जाए, तुम्हारी भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। खैर हमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, है ना, हमने तो पढ़ लिया अच्छे से। क्लियर है यहां तक सारे का सारा? चले आगे। आओ जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल कॉस्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा? फाइनेंशियल कॉस्ट के बारे में। क्या कहती है, ध्यान से पढ़ते हैं। क्या होती है फाइनेंशियल कॉस्ट? कहते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट incurred by a company on the borrowings, that is loan taken on it। जो भी हम लोन ले रहे हैं ना, और उस पे जो भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, या लोन प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ रही है, या डिबेंचर इशू करने टाइम कोई डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे बेटा? फाइनेंशियल कॉस्ट कहलाएंगे। मैं दोबारा से पढ़ता हूं। फाइनेंशियल कॉस्ट मींस incurred by the company on the borrowings, उधार पे, that is loan taken by it, therefore it include interest paid on it such as term loan, bank overdraft, cash credit limit। कैश क्रेडिट लिमिट पे, बैंक ओवरड्राफ्ट पे, किसी लोन पे आप जो ब्याज दे रहे हो, और यदि आपने कोई डिबेंचर इशू किया है, बॉन्ड इशू किया है, उस पे भी। आगे चलते हैं। फाइनेंस कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड एज अ लोन प्रोसेसिंग फीस। मैंने बोला ना क्या क्या आएगा इसके अंदर? इंटरेस्ट ऑन डेट्स। अब डेट्स कुछ भी हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, कोई बैंक का लोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर कोई यदि हमने लोन को प्रोसेस कराने की लोन प्रोसेसिंग फीस दी है तो वो भी, यदि हमने कोई डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो भी, कोई यदि हम प्रीमियम दे रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। यदि मान लो कोई डिबेंचर और बॉन्ड जो हमने 100 रुपए का इश्यू किया था, कल को 110 में रिडीम करेंगे, तो वो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे वो प्रीमियम कहलाएगा। किस पे? रिडम्पशन पे। किसके? डिबेंचर और बॉन्ड के। तो वो जो लॉस होगा वो भी किसका पार्ट कहलाएगा? फाइनेंशियल कॉस्ट का पार्ट कहलाएगा। तो फाइनेंशियल कॉस्ट में क्या क्या आता है बेटा? इंटरेस्ट ऑन डेट्स। डेट्स में कुछ भी हो सकता है, बॉन्ड, बैंक लोन, डिबेंचर्स, कुछ भी। लोन प्रोसेसिंग फीस, जब आप लोन लेते हो ना तो बैंक कहता है भाई साहब 10 लाख का लोन लोगे ना तो 2% 20,000 रुपए मैं लूंगा लोन को प्रोसेस करने की फीस के। ठीक है जी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जब आप 100 का डिबेंचर 90 रुपए में इशू करते हो तो 10 रुपए का लॉस होता है ना हमें, तो वो लॉस भी क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल कॉस्ट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जब आप उसी 100 रुपए के डिबेंचर को फेस वैल्यू जिस डिबेंचर की 100 रुपए है, जब आप उसको 110 रुपए वापस करते हो तो वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी क्या कहलाएगा? फाइनेंस कॉस्ट कहलाएगा। बेटा मैं हैरान हूं इस बात को सोचकर कि आपको ये बात समझ आ रही है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से सेकंड बुक पढ़ ली।
मैं हैरान हूं कि साल की शुरुआत में मैडम ये बुक कैसे बढ़ा देती है, जब आपको इन टर्म्स के मतलब ही नहीं पता थे, जब आपको ये वर्ड ही नहीं पता था, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बस सुनते ही ना बाल खड़े हो जाते थे तब मेरे। बच्चे ऐसे आके बोलते थे मेरे को अप्रैल मई में, सर हमारे स्कूल में तो 3rd बुक करा रहे हैं। मैंने यार मतलब क्या हो गया स्कूल वालों को, क्या वो इतनी डेप्थ में जाके एक शब्द को एक्सप्लेन कर पाएंगे? आज जब मैं बोल रहा हूं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो बच्चों के दिमाग में घंटी बज रही है कि हमने 6 केस पढ़े थे, हमने 6 केस पढ़े थे जब डिबेंचर 100 का 90 में इशू हुआ था। हमने पढ़ा था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में, हमें पता था कि डिबेंचर रिडीम होता है प्रीमियम पे। तो हम इन सब शब्दों को, इन सब बातों को रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि हमने हजारों बार शेयर, डिबेंचर, फेस वैल्यू, डिस्काउंट, प्रीमियम, रिडम्पशन, ये शब्द हम पहले से ही पढ़ चुके हैं 2nd बुक में। तो आज हमें ये बातें डाइजेस्ट हो रही है, गले से नीचे उतर रही है। पता नहीं कैसे उतरती थी, मेरे को तो आइडिया नहीं है दोस्त। आज समझ रहे हो, आज मेरी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है, आज मेरी बात की वैल्यू समझ आ रही है। उस टाइम बच्चे कहीं मुझे कहते करा दो करा दो करा दो, मैंने कहा भाई मैं तो करा दूंगा, तुम्हें समझ नहीं आएगी। नहीं सर आप करा दो, मैंने कहा कर लो भाई। 3 दिन आए, 4 दिन आए, बाल खड़े हो गए, कह रहे क्या? मैं कहा क्या हुआ? कह रहे सर धुएं निकल गए। मैं कहा फिर पहले ही कहा था ना। कब होंगी ये चीजें, सब कब समझ आएंगी? जब हम 2nd बुक कर लेंगे। ठीक है जी, आओ जी चलते हैं आगे। आओ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दोबारा से एक बार पढ़ रहा हूं। फाइनेंस कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द बोरिंग ऑन सर्च लोन प्रोसेसिंग फीस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक्सेट्रा। आगे कह रहा है एज सच द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी ऑन द बोरिंग्स, हाउएवर नोट सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है वो? बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। जैसे बैंक चार्जेस, जब हमारा बैंक में अकाउंट है, बिल्कुल है। बैंक चार्जेस, जब बैंक हमसे चार्जेस लेता है, एटीएम चार्ज, डेबिट कार्ड चार्ज, क्रेडिट कार्ड चार्ज, एसएमएस अलर्ट चार्जेस, पासबुक चार्ज, चेकबुक चार्ज, एनुअल अकाउंट हैंडलिंग चार्ज, ये सब करंट अकाउंट में लेते हैं। आपने वर्ड कम सुने होंगे, पर एसएमएस के तो पैसे कटते हैं, लॉकर रेंट के पैसे कटते हैं, चेकबुक इशू करवाओ तो पैसे कटते हैं, अकाउंट हैंडलिंग चार्जेस कटते हैं। तो ये सब बैंक चार्जेस है। बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आएंगे। बच्चे गलती कर देते हैं, ये पेपर में कई बार आता है बैंक चार्जेस, बच्चे कहते हैं कौन सा खर्चा? फाइनेंस कॉस्ट। मैं ना 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 ना, फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, पढ़ते हैं। हाउएवर बैंक चार्जेस आर नॉट शोन अंडर द फाइनेंस कॉस्ट बट दे आर शोन अंडर अदर एक्सपेंसेस। ये कहां शो होते हैं बेटा? अदर एक्सपेंसेस में। कहां चले गए ये चले गए अदर एक्सपेंसेस में। कहां पे? यहां सबसे लास्ट में चले गए, ये अदर एक्सपेंस में जाते हैं ये। दे बीइंग एक्सपेंसिव फॉर सर्विस अवेल फ्रॉम द बैंक, जो हम सर्विस अवेल कर रहे हैं बैंक से, ये उसका खर्चा है। बात समझ रहे हो? क्लियर है यहां तक? इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, और फिसल गया, ये तूने क्या किया। आओ जी, अब हम किस पे आ गए? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में फिर बता दूं, इस पे AS10 लगता है, उसका नाम होता है PPE, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। AS10 क्या कहता है? मैं पहले से 11th क्लास से क्लियर है, मैं सिर्फ आपके लिए रीड कर देता हूं। Depreciation is an expense, right of to statement of P&L, it being cost of tangible assets, right of over their estimated useful life. Depreciation is a fall in the value of fixed assets due to usage, affliction of time, obsolescence, change in technology. यार पता है हमें depreciation tangible assets पे लगता है, लैंड को छोड़कर किस पे लगता है? बिल्डिंग पे, प्लांट पे, मशीनरी पे, इक्विपमेंट्स पे। और अमोर्टाइजेशन किस पे लगता है? इंटेंजिबल एसेट्स पे, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, मार्कशीट्स, टाइटल, फ्रेंचाइजीज, मोल्ड्स, डिजाइंस।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़े थे ना हमने, वहां कितने सारे एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट्स में बहुत सारे नाम पढ़े थे, क्या क्या थे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मोल्ड्स, डिजाइन्स, फ्रेंचाइजीज, फॉर्मूला, रेसिपी, टाइटल्स, और ठीक है ये सारे के सारे थे। ठीक है, और भी पढ़ लेना, दो चार नाम और होंगे। ठीक है जी, तो इन सब पे क्या लगता है बेटा, अमोर्टाइजेशन। मैं पढ़ देता हूं, अमोर्टाइजेशन लाइक अ डेप्रिसिएशन इज आल्सो एक्सपेंस टू राइट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। कह रहे हैं डेप्रिसिएशन जैसा ही खर्चा है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से राइट ऑफ होता है। बीइंग कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर राइट ऑफ ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कि ये इंटेंजिबल एसेट की लाइफ को देखता है। मान लो मेरे पास 1 लाख की गुडविल है जो अगले 5 साल तक पूरी खत्म हो जाएगी, तो मैं हर साल 20-20 हजार रुपए अपनी गुडविल को अमोर्टाइज्ड करता चला जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल द टोटल अमाउंट शोन अगेंस्ट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज एक्सपेंसेस आर डिटेल गिवन इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। कहता है कि यहां तो सिर्फ अमाउंट लिख देते हैं, बाकी एसेट अकाउंट में जाके पूरा इसका एक टेबल बनता है, शेड्यूल बनता है, वो सब हम ग्रेजुएशन में और बड़े होके पढ़ेंगे कि कैसे पूरा दिखाते हैं। ब्लॉक ऑफ एसेट होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट होता है बेटा, मान लो मेरे कोचिंग में 300 चेयर्स पड़ी हैं, तो 300 अलग अलग चेयर के अकाउंट नहीं बनेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ एसेट। क्या कहलाता है वो, ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, लास्ट पे आ गए हम बेटा, किस पे, अदर एक्सपेंसेस। भाई साहब जो ऊपर नहीं आए ना वो बस अब कहां जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में। खत्म जी खत्म। क्या कहता है, अदर एक्सपेंसेस आर नॉट शोन अंडर द अबव डिस्कस 6 एंट्रीज आर शोन अंडर द अदर एक्सपेंस। कह रहा है जो ऊपर के 6 पॉइंट्स में नहीं आई वो कहां जाएगी, अदर एक्सपेंस में। द डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस शोन द अदर एक्सपेंसेस गिवन एज द नोट्स टू अकाउंट्स। इट शोन बी केप्ट इन द माइंड टू एक्सपेंस अदर एक्सपेंसेस इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑन अदर एक्सपेंसेस मे बी शोन एज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो भी यहां पे भी कह रहा है कि अदर एक्सपेंस के भी 2 पार्ट होंगे। कौन से होंगे, एक तो होगा डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है जी, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात। अदर एक्सपेंसेस, अच्छा जी, अदर एक्सपेंसेस वो कहता है, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं, अदर एक्सपेंसेस मे बी शोन एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, क्या कहलाएगा बेटा, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड आर शोन एज द अदर एक्सपेंसेस। जो कैरेज इनवर्ड है ना बेटा, क्या वर्ड है, कैरेज इनवर्ड, वो डायरेक्ट है, और जो कैरेज आउटवर्ड है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वो क्या बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वो क्या बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वो क्या है बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे कि जब हम रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को फैक्ट्री तक लेके आते हैं तो दैट इज, उस पे जो किराया भाड़ा खर्च किया जाता है वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। और जब वो सामान फिनिश होके बन जाता है, जब हम उसको अपने शोरूम तक या शोरूम से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी किराया भाड़ा खर्च करते हैं वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इट इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। किसका पार्ट है ये पार्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये पार्ट है सीओजीएस का। किसका पार्ट है, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सीओजीएस से मुझे याद आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज कॉल्ड सीओ। ये क्या बन गई बेटा, सीओजीएस बन गई। क्या बन गई हमारी, सीओजीएस। क्या फॉर्मूला होता है सीओजीएस का, सर सीओजीएस का फॉर्मूला 3-4 फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 11th क्लास में हमने पढ़ा था, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और एक फॉर्मूला हम अब पढ़ने जा रहे हैं। किसका, क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने अभी इनकम स्टेटमेंट से निकाला, क्या था, कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड प्लस क्या, प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस
चेंज इन इन्वेंटरीज, चेंज इन इन्वेंटरीज किस किस की, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की और स्टॉक इन ट्रेड की। फिर क्या था उसके बाद, प्लस इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, किसमें, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आ जाएंगी, वेजेस, और फिर अदर एक्सपेंसेस में से क्या आ जाएंगे, कैरेज इनवर्ड, क्या आ जाएगा बेटा, कैरेज इनवर्ड। कली मसक कली उड़ मटक कली मटक कली, ए मसक कली मसक कली उड़ मटक कली मटक कली, ए मसक कली मसक कली उड़ मटक कली मटक। आओ जी बच्चों, ध्यान से देखो एक बार इस ट्रेडिंग अकाउंट को, फिर मैं आपको इससे सीओजीएस निकालना सिखाता हूं। ये ट्रेडिंग अकाउंट है और ये सीओजीएस निकालने के 3 तरीके हैं और मैं तीनों से आंसर बिल्कुल सेम दिखाऊंगा आपको। ध्यान से देखो, मैं आपको एक बार रीड कर देता हूं। हमारे पास साल के शुरू में जो रॉ मटेरियल कच्चा माल पड़ा था वो 30 रुपए का था, वर्क इन प्रोग्रेस जो बन रहा था वो 20 का था, बना पड़ा फिनिश गुड 50 रुपए का था, स्टॉक इन ट्रेड वो जो हम सामान खरीद कर बेच देते हैं वो 100 रुपए का था। तो 50 50 100 100 100 200। परचेज किया हमने स्टॉक इन ट्रेड 1200 का, परचेज किया हमने रॉ मटेरियल 2000 रुपए का। हमने वेजेस दी 300 रुपए की जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। हमने कैरेज इनवर्ड किराया भाड़ा खर्च किया 200 रुपए का। अच्छा जी, हमने सेल करा 2 चीजों का, फिनिश गुड्स को हमने जो जिस चीज को हम बनाते थे उसको हमने बनाकर बेच दिया 2400 का, जो सामान हम खरीद कर बेचते थे उसको हमने बेच दिया 3000 रुपए का। तो कुल हमारी 5400 रुपए की सेल हो गई। आगे साल के आखिरी में हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा था 20 रुपए का कच्चा माल, जो माल बन रहा था वो था 40 रुपए का, जो माल बनकर रेडी हो चुका था वो था 20 रुपए का, और बना बड़ा माल कितने रुपए का था, 150 रुपए का था। कितने का था बेटा, 150 रुपए का था। कितने का था बेटा, 150 रुपए का था। क्या आपको इतनी बात क्लियर है सभी को? चले आगे, बच्चे कह रहे सर चलो। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। ये बेटा बहुत 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 ज्यादा काम आने वाला है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है जब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल रहे होंगे। जब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल रहे होंगे ना तो हमारे बहुत काम आएगा, तब हमें सीओजीएस चाहिए होगा। इसे बोलते हैं, इसको सीओजीएस भी बोलते हैं और इसका एक नाम और है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं ऐसे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट है किसकी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो सेल करी है उसकी कॉस्ट कितनी है, सेल की कॉस्ट कितनी है। मैंने कहा निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी चीज है, निकाल लो। एक बार बताओ, साल के शुरू में कितने का स्टॉक पड़ा है, टोटल सारा स्टॉक 200 रुपए का, ठीक है। हमने परचेस कितने की करी है, इन दोनों को ऐड कर दो, 3200 रुपए की परचेस करी है, ठीक है। हमने डायरेक्ट एक्सपेंस कितने का करा है, वेजेस और कैरेज 500 रुपए के हमने डायरेक्ट एक्सपेंस करे हैं, माइनस साल के आखिरी में स्टॉक कितने का पड़ा है, 230 रुपए का पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है जी। तो कर दो जरा एक बार, 3200 और 200 3400, 3400 प्लस 500 माइनस 230, ये आ गया 3670। 3670 कितना आ गया बेटा, ये 3670। अब एक फॉर्मूला हो रहा है हमारे पास कि हम सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। सर हमने 5400 रुपए की सेल करी है 5400 की, 5400 रुपए की सेल में 5400 की सेल में जो मेरा मुनाफा है ना, मुनाफा जो प्रॉफिट है वो मेरा 1730 रुपए है। तो मुझे बताओ 5400 में से यदि मैंने 1730 का प्रॉफिट कमाया है तो इसको माइनस करने से मेरे गुड्स की कॉस्ट निकल जाएगी 3670। क्या निकल जाएगी बेटा, 3670 मेरे गुड्स की कॉस्ट निकल जाएगी। 3670 मेरे गुड्स की क्या निकल जाएगी, 3670 मेरे गुड्स की क्या निकल जाएगी, कॉस्ट निकल जाएगी। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, क्या आपको इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों को? चले आगे, बच्चे कह रहे सर चलो आगे आगे बढ़ते हैं। सॉरी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ, अभी तीसरा है, और
और एक तीसरा फॉर्मूला है जो हमने ये वाले दोनों फॉर्मूले हमने 11th क्लास में सीखे थे। आज वाला फॉर्मूला ये है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या फॉर्मूला था बताना? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम का क्या फॉर्मूला था? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। बिल्कुल सर, यही था फॉर्मूला। ओपनिंग बताना रॉ मटेरियल कितना है सर? 30 रुपए का। परचेज कितने की करी है? 2000 रुपए की। तो क्या मैं लिख देता हूं, लिख दूं बेटा? फॉर्मूला पता चल गया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो मैं फॉर्मूला अब मैं प्लस माइनस करने जा रहा हूं। ओपनिंग में 30 रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा है, जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है वो 2000 रुपए का है, और साल के आखिरी में रॉ मटेरियल 20 रुपए का पड़ा है। ठीक है जी, तो ये आ गया 2010, 2010 रुपए का, 2010 रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम पड़ा है हमारे पास। आगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कितने का स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया हमने सर? 1200 रुपए का परचेज किया। ये देखो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 1200 रुपए है। दिख गया बेटा सबको? आगे चलूं, आगे चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में कितने का चेंज है? देखो सर, किस किस की? वर्क इन, अच्छा चेंज इन इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। वर्क इन प्रोग्रेस साल के शुरू में 20 की, साल के आखिरी में 40 की, तो 20 माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस 20। आगे फिनिश गुड्स, साल के शुरू में 50, साल के आखिरी में 20, तो 50 माइनस 20, दैट इज कॉल्ड 30। स्टॉक इन ट्रेड, साल के शुरू में 100, साल के शुरू में 100, साल के आखिरी में 150, तो 100 माइनस 150 माइनस 50, 70 में से 30 गए, तो माइनस की 40 आ गई इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री कितनी आ गई? माइनस की 40, माइनस की 40। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। फिर क्या है जी? एम्प्लॉय बेनिफिट में एक्सपेंस कितने हैं, वेजेस कितनी है सर? 300 रुपए की। सर अदर एक्सपेंस में कैरेज इनवर्ड कितना है सर? 200 रुपए का। कर लो जरा एक बार, प्लस करो। 36 ये आ गया 2010 प्लस 1200 माइनस 50 रुपए, सॉरी माइनस 40 रुपए प्लस 300 रुपए प्लस 200 रुपए, तो ये आ गया 3670। तो अब ध्यान से एक बात को समझो, 3670, तो चाहे आप ऐसे COGS निकाल लो, चाहे ऐसे COGS निकाल लो, चाहे ऐसे COGS निकाल लो, तीनों से आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। तीनों से आंसर क्या आने वाला है बेटा? सेम आने वाला है। तो मैंने आपको पूरे का पूरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या बोलते हैं इसको अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम क्या पढ़ेंगे? जब हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या पढ़ेंगे? रेशियो के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे, तो ये मेरे बहुत काम आने वाला है। क्लियर है अच्छे से? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। ये चैप्टर यहां खत्म हो गया, ये चैप्टर यहां खत्म हो गया। एक छोटा सा थ्योरी का पार्ट है बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद पढ़ लेंगे। वो क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव है, पार्टीज है, लिमिटेशंस है, ये सारी चीजें आप बुक से एक बार बेटा खुद रीड कर लेना। थ्योरी पोर्शन है, प्लीज एक बार आप खुद रीड कर लेना। मेरे को जो मेरे समझाने वाला पार्ट था ना, वो मैंने आपको सारा एक एक डेप्थ में जाके, डिटेल में जाके, ये 8-9 लेक्चर लगा के पूरा कवर अप कर दिया। आई होप आपको अब यहां सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर है? बाय बाय, लव यू ऑल।